नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। बंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्साई ने इस उपग्रह को बनाया है और गैलेक्साई के मिशन दृष्टि उपग्रह को रविवार को कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। ये भारत में किसी निजी संस्थान की ओर से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को भारत के लिए गौरवशाली बताया है। उन्होंने कहा कि गैलेक्साई का मिशन दृष्टि हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे युवाओं के जुनून का एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने गैलेक्साई की पूरी टीम और इसके संस्थापकों को इस बड़ी कामयाबी पर बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तकनीकी रूप से यह मिशन बेहद खास है। कंपनी के अनुसार मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर एक साथ काम करेंगे। यह आधुनिक तकनीक किसी भी मौसम, बादलों के बीच और रात के अंधेरे में भी धरती की स्पष्ट तस्वीरें लेने में सक्षम है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। सीएम सम्राट चौधरी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए सीएम सम्राट ने लिखा कि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान उनके समृद्ध अनुभव और मार्गदर्शन से विकसित बिहार के विजन को लेकर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की और सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा किया। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि नई दिल्ली में देश के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, बेहतर कनेक्टिविटी एवं बिहार के समग्र विकास को गति देने के विषय पर सार्थक चर्चा हुई। उनके मार्गदर्शन से नई संभावनाओं को बल मिलेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे मुख्य सचिवालय में होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से लाए गए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन पर फैसले भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भाग लेंगे। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में सरकार युवाओं के रोजगार, किसान और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अहम फैसलों को हरी झंडी दिखा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। वर्तमान में बिहार सरकार का संचालन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिनके पास 29 विभाग हैं। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, जिनके पास 10 और 8 विभाग हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया है। यह अयोग्यता 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। जिस दिन उन्हें दोषी ठहराया गया था, विधानसभा ने 2 मई को इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिससे धारवाड़ विधानसभा सीट खाली हो गई है। अधिसूचना में कहा गया कि कुलकर्णी की अयोग्यता उनकी रिहाई के बाद 6 साल तक जारी रहेगी, जब तक कि किसी सक्षम अदालत की तरफ से दोष सिद्धि पर रोक न लगा दी जाए। ये कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 191 1E और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत की गई है। विधानसभा सचिव ने बताया कि धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कुलकर्णी को दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य माना गया है। बेंगलुरु में सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत ने 15 अप्रैल को कुलकर्णी और 16 अन्य को बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम की लहरों ने कुछ ही मिनटों में खुशियों को चीखों में बदल दिया। सैर सपाटे के लिए निकले परिवारों ने शायद ही सोचा होगा कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बन जाएगा। गुरुवार शाम यह हादसा हुआ था। डूबने वालों की तलाश आज सुबह तक जारी रही। आज आखिरी लापता व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही क्रूज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच गई है। रविवार सुबह बरगी डैम की लहरों पर 2 शव तैरते दिखाई दिए। इनमें 5 साल का मासूम
मयूरम और उसके चाचा कमराज शामिल थे। तो कमराज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस और बचाव दल ने दोनों शवों को बाहर निकाला। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची, डैम के किनारे मातम और चीख पुकार गूंज उठी। इसके साथ ही उन सभी 13 लोगों का पता चल गया जो हादसे के बाद से लापता थे। 4 दिनों से चल रहा लंबा इंतजार खत्म हुआ, लेकिन यह अंत बेहद दर्दनाक था। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीट वेव से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और लू से बचाव के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने 1 से 4 बजे तक काम पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है और साथ ही हर जगह पानी और ओआरएस की व्यवस्था करवाने की घोषणा की है। मजदूरों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का ये फैसला सभी को पसंद आ रहा है। मजदूर चाहे सरकारी काम कर रहे हो या प्राइवेट काम कर रहे हो, अब उन्हें गर्मी से बचाव के लिए आराम मिलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हीट वेव हम सभी को परेशान करती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर मजदूरों और कामगारों पर पड़ता है, खासकर उन पर जो दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हैं। निजी क्षेत्र हो या सरकारी, हर मजदूर को दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच आराम दिया जाना चाहिए। ये सरकार का निर्देश है। इसके अलावा हम डीटीसी बसों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हीट वेव, गर्मी हम सबको तंग करती है, पर सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट उस मजदूर, उस श्रमिक पे पड़ता है जो भरी दोपहरी में काम करता है। 1 से 4 PM हर लेबर को, जो चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है या सरकारी तंत्र में काम कर रहा है, उसे रेस्ट दिया जाना जरूरी है। ये सरकार के निर्देश है। इसके अलावा हमने डीटीसी की बसों में भी पानी उपलब्ध रहे, ये व्यवस्था कर रहे हैं। हर बस शेल्टर पे हमारे जल सेवक पानी और ओआरएस के साथ में रहें, ये भी लगातार किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में हीट वेव से रिलेटेड हर मेडिसिन और ट्रीटमेंट उपलब्ध करा दिया गया है। वहाँ कूलिंग एरिया बना करके लोगों को रिलीफ भी दिया जाएगा। स्कूलों में ऑलरेडी ओआरएस और पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। मेरा आप सबसे कहना है, अपना ध्यान रखिए, हीट वेव हानिकारक है। हमारे वॉलेंटियर अलग अलग जगहों पे कैप और कॉटन मफलर भी बांटेंगे। मैं इसलिए आपको ये सारी जगह बता रही हूँ कि आप लोग भी इसको जरूर वॉच कर लें। कहीं कोई कमी हो तो जरूर कमेंट करें। जय हिंद। वहीं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह लैंडिंग के दौरान एयर अरेबिया की चलती फ्लाइट में एक यात्री इमरजेंसी गेट खोलकर नीचे कूद गया। ये फ्लाइट शारजाह से चेन्नई पहुंची थी और इसमें 231 यात्री सवार थे। घटना सुबह करीब 3:23 पर हुई। एयरबस A320 मॉडल की फ्लाइट G9471 रनवे से टर्मिनल की ओर बढ़ रही थी। घटना के बाद पायलट ने तुरंत विमान को रोक दिया और एयरपोर्ट अधिकारियों को सूचना दी। घटना के बाद यात्री एयरपोर्ट के कमर्शियल एरिया की ओर भागने लगा, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कूदने के दौरान यात्री घायल हो गया था, उसे इलाज के लिए ले जाया गया। आरोपी की पहचान 29 साल के मोहम्मद शरीफ मोहम्मद नजीमुद्दीन के रूप में हुई है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक बड़े फैसले में देश भर में की गई 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों को एक झटके में खत्म कर दिया है। उनका यह फैसला नेपाल के हाल के इतिहास में सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है। सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद 8 अध्यादेशों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास भेजा था। इनमें से एक अहम अध्यादेश सार्वजनिक निकायों में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को खत्म करने से जुड़ा था। राष्ट्रपति पौडेल ने इस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी। राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह अध्यादेश लागू हो गया और करीब 150 सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में नियुक्त 1594 पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो गए। इनमें पूर्व सरकारों के दौरान की गई नियुक्तियां शामिल हैं, चाहे वो KP शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड या सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से जुड़ी नियुक्तियां ही क्यों न रही हों। सभी को एक साथ निरस्त कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में कड़कड़डूमा लोअर कोर्ट में तैनात एक न्यायिक अधिकारी अमन कुमार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस और मीडिया को दिए गए बयान में उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 30 साल के अमन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कड़कड़डूमा कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के फुल टाइम सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। अमन ने 19 जून 2021 को दिल्ली न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी। उनकी पत्नी स्वाति भी एक न्यायिक अधिकारी हैं। रिश्तेदार का दावा है कि मरने से पहले पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। अमन की पत्नी ने बीच बचाव करने आए ससुर को भी पुलिस की धमकी दी थी। मौत से एक दिन पहले अमन ने अपने पिता से फ़ोन पर कहा था कि वो बहुत परेशान हैं और उनका जीना मुश्किल हो गया है।
इसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। तो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी है। तो दिल्ली की लोअर कोर्ट के जज ने सुसाइड कर लिया है। पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या उन्होंने की। तो मरने से पहले उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया और फ़ोन पर कहा कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अब इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे की असली वजह क्या थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बस चंबा से ऊना रूट पर जा रही थी। देवी दर्शन नामक निजी बस सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। नूरपुर के न्यासपुर में बस ड्राइवर को हार्ट अटैक हो गया। इस कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बस में सवार लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों को सिविल अस्पताल नूरपुर में उपचार दिया जा रहा है। घायल यात्रियों सहित बस ड्राइवर को भी उपचार दिया जा रहा है। वो उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बस में अधिकतर सवारियां जिला चंबा की बताई जा रही हैं। चंबा से बस सुबह 6:30 बजे ऊना के लिए निकली थी और 11 बजे के करीब नूरपुर में पहुंचने पर यह हादसा हो गया। बस में 40 के करीब यात्री सवार थे। 24 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से यह हादसा हो गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ये बस पलट गई। तो बताया जा रहा है कि बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। अचानक से ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, जिसके चलते उसका बस से नियंत्रण खो गया और ये बस पलट गई। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। 4 यात्रियों की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें टांडा मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया गया है और उनका उपचार लगातार जारी है। वहीं आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स 1.5 महीने के अंदर दूसरी बार बिक गई है। मशहूर उद्यमी लक्ष्मी एन मित्तल और उनके बेटे आदित्य मित्तल ने आधार पूनावाला के साथ मिलकर इस टीम को खरीदा। पूनावाला और मित्तल ने 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बोली लगाई। अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन कार्ल सोमानी के कंसोर्टियम में इस दौड़ से हट गए, जिसके बाद ये डील पूनावाला और मित्तल ने की। ये करार राजस्थान रॉयल्स परिवार के अन्य लोगों को भी जोड़ता है, जिसमें पार्ल रॉयल्स और बारबाडोस रॉयल्स भी शामिल है। ये करार तब पूरा होगा जब इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (CCI) और IPL शीर्ष परिषद की बैठक से मंजूरी मिलेगी। माना जा रहा है कि ये करार 2026 की तीसरी तिमाही में पूरा हो सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव पर बड़ा बयान दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो जल्द ही तेहरान के 14 बिंदुओं वाले प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात पर गहरा संदेह है कि अमेरिका के लिए स्वीकार्य होगा। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले कहा कि प्रस्ताव अभी उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम के पास है और जल्द ही उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक जो प्रस्ताव आए हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका के लिए स्वीकार्य होंगे। दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रस्ताव में 30 दिनों के अंदर स्थायी समाधान की बात कही है, जबकि अमेरिका की ओर से पहले 2 महीने के युद्ध विराम का सुझाव दिया गया था। ईरान की मांगों में सुरक्षा की गारंटी, अमेरिकी सैनिकों की वापसी, आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और फ्रीज की गई संपत्तियों की वापसी शामिल है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग के लिए नए प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल क्षेत्र में एक नाजुक युद्ध विराम जारी है, लेकिन तेल सप्लाई प्रभावित होने के कारण वैश्विक बाजार पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है। Well, I wouldn't have to. I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording. वहीं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से एक अनोखी और दिलचस्प खबर सामने आई है, जहां नींद को ही प्रतियोगिता बना दिया गया। हान नदी के किनारे स्थित येओइदो
हांगांग पार्क में आयोजित पावर नैप कॉन्टेस्ट में करीब 170 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन यहां दौड़ने या जीतने का नहीं बल्कि गहरी नींद लेने की चुनौती थी। यह अनोखा आयोजन सियोल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, जिसका मकसद तेज रफ्तार जिंदगी में बढ़ती नींद की कमी की समस्या को उजागर करना है। प्रतिभागियों को आवेदन प्रक्रिया के जरिए चुना गया था और प्रतियोगिता में उन्हें सार्वजनिक जगह पर गहरी और लगातार नींद लेने की क्षमता के आधार पर परखा गया। आयोजकों ने माहौल को मुश्किल बनाने के लिए अलग अलग तरह की बाधाएं भी रखी, जैसे शोर, गुदगुदी और मच्छरों की आवाज़, ताकि देखा जा सके कि कौन सबसे ज़्यादा गहरी नींद में रह सकता है। खास उपकरणों की मदद से प्रतिभागियों की नींद की गुणवत्ता और गहराई को मापा गया और जो सबसे स्थिर और गहरी नींद में रहा वही विजेता बना। ये प्रतियोगिता सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कम होती नींद की एक गंभीर समस्या की ओर इशारा भी करती है। वहीं भारत और यूरोप के रिश्तों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है और हाल के कूटनीतिक घटनाक्रम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर सहमति बनने को दोनों क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है, जिसने आर्थिक सहयोग को नई दिशा दी है। पिछले कुछ महीनों में यूरोप के कई बड़े नेता जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के शीर्ष नेतृत्व ने भारत का दौरा किया, जिससे रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई। इसी क्रम में क्रिस्टियन स्टॉकर, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ने अप्रैल 2026 में भारत का दौरा किया। यह उनका एशिया का पहला दौरा था और 40 साल बाद किसी ऑस्ट्रियाई चांसलर की भारत यात्रा भी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह दौरा बेहद सार्थक और उत्पादक रहा, जिसमें व्यापार, निवेश, तकनीक, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन जैसे अहम क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। ऑस्ट्रिया को भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, खासकर हाई टेक सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रिया की टनलिंग तकनीक की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो और अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स में इसका अहम योगदान रहा है। वहीं थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत और फ्रांस के बीच खेला गया हाई वोल्टेज ड्रामे की तरह था। डेनमार्क के फोरम हॉर्सेस एरिना में खेले गए मैच का माहौल भारतीय और फ्रांसीसी प्रशंसकों के जोश ने रोमांचक बना दिया। अंतिम स्कोर 0-3 रहा और भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन यह आंकड़ा मैच की वास्तविक प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह नहीं दर्शाता। मुकाबले के दौरान कई ऐसे क्षण आए जब भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रांस को दबाव में डाला और वापसी की उम्मीद जगाई। फिर भी निर्णायक मौकों पर फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने संयम और सटीकता दिखाते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ फ्रांस ने पहली बार थॉमस कप के फाइनल में जगह बनाई। फ्रांस की सफलता के मुख्य सूत्रधार रहे टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव भाइयों ने न केवल शानदार खेल दिखाया बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारतीय टीम को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एकल और डबल्स दोनों में भाग लेते हुए टीम को संतुलन दिया और मैच क्रम इस तरह किया कि उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था लक्ष्य सेन का चोट के कारण बाहर होना। उनकी अनुपस्थिति ने टीम संयोजन को प्रभावित किया। पहले सिंगल्स में आयुष शेट्टी को उतारा गया, लेकिन वो दबाव को संभाल नहीं पाए और क्रिस्टो पोपोव के खिलाफ सीधे गेम में हार गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।